अध्याय 36 खेती करें या न करें। तो इसका मतलब है कि मैं इस कांस्य शारीरिक तकनीक की खेती नहीं कर सकता, या मुझे कहना चाहिए मैं किसी भी प्रकार की शारीरिक खेती तकनीक की खेती नहीं कर सकता। ये जियाओ कड़वाहट से मुस्कुराया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब उनके हाथ में हाई ग्रेड अर्थ रैंक तकनीक आ जाएगी तो वह उसे विकसित नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? तुमने ये पुस्तक जमीन पर क्यों फेंक दी? ये जियाओ को अपने हाथ से स्क्रॉल फेंकते देख झाओ युफेई आश्चर्यचकित रह गया। उनके दृष्टिकोण से अगर कोई ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक जैसी मार्शल आर्ट तकनीक पर अपना हाथ रख सकता है जो एक हाई ग्रेड अर्थ रैंक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक थी, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। और इस प्रकार की उच्च श्रेणी की साधना तकनीक के लिए कोई भी यहां रक्तपात शुरू कर सकता है। लेकिन ये जियो ने ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक का विवरण पढ़ने के बाद इसे सीधे फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जियाओ के साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं, हाँ, ये सिर्फ इतना है कि मैं पहले से ही एक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक विकसित कर रहा हूं जो मेरे शरीर को मजबूत बना सकती है। ये जियाओ ने 2 उंगलियों से अपना सिर खुजाया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। स्वर्गीय मोती के कारण उसे कांस्य शारीरिक तकनीक के प्रति घृणा की भावना महसूस हुई और उसने स्क्रॉल को अपने हाथ से फेंक दिया। इससे एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गए। केवल जब झाओ युफेई ने उससे पूछा कि उसने उस स्क्रॉल को क्यों फेंक दिया जिसमें हाई ग्रेड अर्थ रैंक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक शामिल है, तब जाकर उसे होश आया। ये जियो, यह एक हाई ग्रेड अर्थ रैंक तकनीक है। भले ही आप पहले से ही एक निश्चित प्रकार की बॉडी कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या हुआ? आप बस उस बॉडी कल्टीवेशन तकनीक को इस कांस्य बॉडी तकनीक में बदल सकते हैं। सही है। ये जियो ने उससे जो कहा उससे झाओ युफेई आश्चर्यचकित रह गई। इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि खेती के लिए उच्च श्रेणी की खेती तकनीक हो। कृषक हमेशा उच्च श्रेणी के खजाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, चाहे वह गोलियां हो, हथियार हो या साधना तकनीकें। यदि वह उच्च श्रेणी की है तो मार्शल कलाकार निश्चित रूप से उस खजाने को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। और यहाँ ये जियाओ एक तरफ बिना किसी लड़ाई के इतनी आसानी से हाईग्रेड अर्थ रैंक कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त कर रहा था जो कि एजियो ड्रैगन कंट्री जैसे देश में बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के पास भी केवल एक ही ऐसी साधना तकनीक है, और उसके सामने यह व्यक्ति इस तकनीक को विकसित करने से इनकार कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये जियाओ क्या सोच रहा है। मिस झाओ, मुझे पता है कि यह एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक खेती तकनीक है जो हमारे एजियो ड्रैगन देश में बहुत दुर्लभ है। मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं 5 महान संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करता हूं और संप्रदाय की उच्च ग्रेड पृथ्वी पर खेती करना चाहता हूं रैंक मार्शल तकनीक, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी और हो सकता है कि उसके बाद भी मुझे उस मार्शल तकनीक का अभ्यास करने को न मिले। ऐसा नहीं है कि मैं इस कांस्य शारीरिक तकनीक की खेती नहीं करना चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस तकनीक की खेती करने से इनकार कर रहा हूं क्योंकि यह तकनीक मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। शारीरिक खेती तकनीक मैं सही तरीके से खेती कर रहा हूं, अब मेरे लिए कांस्य शारीरिक तकनीक से अधिक उपयुक्त है। ये जियो एक पल के लिए झिझके और झाओ युफेई के सामने बहाना बना दिया। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक जो उन्हें हेवनली पल और हेवनली पल से मिली थी, वही उनका सबसे बड़ा रहस्य था। वह ये रहस्य किसी को बताना नहीं चाहता था, चाहे वह झाओ युफेई हो या कोई और। प्राचीन पिल भगवान की यादों से वह जानता है कि वह अभी भी बहुत कमजोर था, और अगर यह रहस्य खुल गया तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। खजाना होना अच्छी बात है, लेकिन उस खजाने की रक्षा करने की ताकत न होना बहुत बड़ा अपराध है। यदि स्वर्गीय मोती और उसका रहस्य उजागर हो गया तो उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। ओह, तो यह ऐसा ही है। अगर यह मामला है तो ठीक है। केवल तभी जब कोई ऐसी तकनीक विकसित करता है जो उनके लिए उपयुक्त हो, वही उनके लिए सर्वोत्तम होती है। झाओ युफेई ने स्वीकारोक्ति में अपना सिर हिलाया। अब चूंकि एक कारण था, झाओ युफेई ने उसे ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक विकसित करने के लिए और अधिक परेशान नहीं किया। यह देखकर कि उसने उससे कांस्य शारीरिक तकनीक विकसित करने के लिए नहीं कहा, ये जियाओ ने भी राहत की सांस ली। तो इस शरीर साधना तकनीक को यहां से ले जाकर आप क्या करेंगे?
झाओ यूफेई ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। पता नहीं। शायद मुझे लगता है कि मैं बाहर जाकर इस तकनीक को नीलाम कर दूंगा या इसे किसी समान मूल्य की चीज से बदल दूंगा जो मेरी खेती में सहायता कर सके। ये जियो ने एक पल सोचने के बाद उत्तर दिया। हाँ, तुम्हें यही करना चाहिए। कुछ सोचने के बाद झाओ यूफेई ने भी सिर हिलाया। ये जियो भी कुछ सोच रहा था। वह जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं थी। उन्हें अभी भी अपनी खेती को और बढ़ाने की जरूरत थी। भले ही ये जियाओ ने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को सफलतापूर्वक विकसित किया है, लेकिन उन्होंने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को पूरी तरह से सफलतापूर्वक विकसित करने से अभी भी बहुत पीछे था। जब वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को पूरी तरह से विकसित कर लेगा, तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन से अन्य क्षमताएं हासिल कर लेगा। हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन एक दिव्य ड्रैगन है। एक ड्रैगन जो पहले से ही एक किंवदंती बन चुका है और एक पौराणिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। और यह पौराणिक प्राणी अब उसकी चेतना के समुद्र में मौजूद था। इतना ही नहीं, जब तक वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की खेती करता है, तब तक 8 और ड्रैगन होंगे जो उसकी चेतना के समुद्र में मौजूद रहेंगे और वह सिर्फ 9 की खेती करके इन सभी 9 ड्रैगन की तकनीकों और क्षमताओं का उपयोग अपने लिए कर सकता है। ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक। अध्याय 37, मकबरे के मालिक के अंतिम शब्द। स्वर्गीय मोती एक अत्यंत रहस्यमय वस्तु थी। ये जियाओ को नहीं पता था कि यह वास्तव में क्या था या ये कहां से आता है, लेकिन वह ये जानता है कि हेवनली पल निश्चित रूप से एक प्रकार का स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है जो उसे अतीत में उस पर आई एक आपदा के दौरान मिला था। स्वर्गीय मोती मिलने के बाद न केवल उनकी खेती में उन्नति हुई बल्कि उनका जीवन भी बदल गया। हेवनली पल पाने से पहले उनकी प्रतिभा औसत थी, लेकिन अब वह पहले से कई गुना अधिक प्रतिभाशाली थे। जब वह सिल्वर मून संप्रदाय में थे तब उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह केवल सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग के लिए खेती करना और जीना चाहता था ताकि वह किसी दिन 5वें बुजुर्ग को उस दयालुता का बदला चुका सके जो उसने उससे दी थी। लेकिन अब जब सब कुछ पहले से अलग था तो वह ताकत और रुतबा बढ़ाना चाहता था। स्वर्गीय मोती प्राप्त करने और प्राचीन गोली भगवान की यादों के साथ विलीन होने के बाद, भले ही वह नहीं जानता था कि ये दुनिया कितनी विशाल और बड़ी थी, उसे कई साधना क्षेत्रों के बारे में पता था, कई गोलियों के निर्माण के बारे में जिन्हें अब पौराणिक माना जा सकता है। स्वर्गीय मोती एक अत्यंत रहस्यमय वस्तु थी। इतना रहस्यमय कि आज तक ये जियाओ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका आंतरिक स्थान भी बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि अब तक ये जियाओ ने इसके स्थान के केवल एक छोटे से हिस्से के आसपास ही कदम रखा था। हर खजाने की अपनी रैंक होती है। अब लगभग 1 महीना होने वाला है जब स्वर्गीय मोती ने ये जियो के दिल में प्रवेश किया था और अब तक ये जियो को नहीं पता था कि यह स्वर्गीय मोती किस श्रेणी का खजाना था। केवल लगभग 1 महीने में वह, जो झोयान द्वारा अपने डेंटियन को नष्ट कर दिए जाने के बाद पहले से ही अपंग था, न केवल उसका डेंटियन ठीक हो गया, उनकी खेती भी शून्य से बढ़कर क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के तीसरे चरण के वर्तमान शिखर तक पहुंच गई। और ये सब सिर्फ एक चीज की वजह से था, वह रहस्यमय स्वर्गीय मोती था। इस स्वर्गीय मोती ने न केवल उन्हें उनकी वर्तमान उपलब्धि दी, बल्कि उन्हें एक अज्ञात रैंक खेती तकनीक 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक भी दी। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की खेती के कारण ही ये जियाओ की खेती की गति इतनी तेज थी। उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया और उसे अपने से ऊपर के साधना क्षेत्र के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने की ताकत मिल गई। बिना किसी अच्छी मार्शल आर्ट तकनीक के भी वह न केवल एक मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ सकता है जो साधना क्षेत्र में उससे कहीं ऊपर है, बल्कि वह लड़ाई जीत भी सकता है। अब भले ही वह भाग्यशाली हो गया और उसे ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक नाम की हाई ग्रेड अर्थ रैंक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त हो गई, लेकिन वह इसकी खेती नहीं कर सकता। मगर इससे क्या? उनके पास 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक है, जिसकी 9 परतों में से एकमात्र पहली परत इस हाई ग्रेड अर्थ रैंक ब्रॉन्ज बॉडी तकनीक से कहीं अधिक मजबूत है।
नाइन ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की यह पहली परत पौराणिक हेवन रैंक तकनीक को भी टक्कर दे सकती है। और इस तकनीक की 8 और परतें थीं जिनका उन्हें अभी विकास करना बाकी है। इस खेती तकनीक की प्रत्येक परत दूसरे की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और खेती करने में कठिन है। कौन जानता है कि नाइन ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की सभी 9 परतों को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद वह कितना मजबूत और शक्तिशाली बन सकता है। अब जब सब कुछ यहाँ तय हो गया था, ये जियाओ और झाओ यूफेई दोनों घूमे और एक निश्चित दिशा में देखने लगे। वहां एक साधारण ताबूत रखा गया था। हालांकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे खजाना कहा जा सके, लेकिन वे दोनों उस ताबूत से आकर्षित थे, क्योंकि उस ताबूत के ढक्कन पर हर तरफ कुछ न कुछ लिखा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने और ताबूत के बीच की दूरी बंद कर ली। ताबूत के पास पहुंचकर वे दोनों रुके और ताबूत के ढक्कन की ओर देखने लगे। ताबूत पर जो लिखा था उसे पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। वहां जो लिखा था वह था, मैं म्यू चेन एजियो ड्रैगन कंट्री में पैदा हुआ था, जो कि इटर्नल ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कई देशों में से एक है। ये वह जगह है जहां मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ, और यह वह जगह है जहां मैं आगे बढ़ा हूं शक्ति और रुतबे में। मैंने बड़े होने में हजारों साल का समय लगाया, एक ऐसे दायरे तक पहुंचा जो एजियो ड्रैगन देश में पहले कभी नहीं देखा गया था। मैंने अपनी ताकत से देश को एकजुट किया और सैकड़ों वर्षों तक इस पर शासन किया। एजियो ड्रैगन कंट्री में बेजोड़ और मेरे एजियो ड्रैगन कंट्री के सभी लोग मेरी पूजा करते थे। मेरे जीवन में हर चीज तब तक सही थी जब तक कि एक दिन ग्रैंड जिया साम्राज्य के ग्रीनवुड सिटी से एक मार्शल आर्टिस्ट, जिसे ग्रैंड जिया साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जा सकता है, मेरे एजियो ड्रैगन कंट्री में यहाँ आया। मेरा एजियो ड्रैगन कंट्री है ग्रैंड जिया साम्राज्य में मौजूद ग्रीनवुड सिटी जैसे एक भी बड़े शहर के आकार का नहीं। केवल जब वह विशेषज्ञ मेरे एजियो ड्रैगन कंट्री में आया तो मुझे समझ आया कि मेरा पूरा जीवन कितना हास्यास्पद और निरर्थक था। मैं हजारों वर्षों तक जीवित रहा और मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर को हासिल किया, अनगिनत लोगों की मान्यता हासिल की और सोचा कि मैं दुनिया में बेजोड़ हूं। लेकिन जब वह विशेषज्ञ आया और मुझे चुनौती दी और मुझसे लड़ा, तो मैं हार गया। नहीं, मैं केवल हारा, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह हारा। मैं उसका एक भी वार नहीं झेल सका। उसने केवल एक मुक्के से मुझ पर हमला किया और मेरी सारी खेती नष्ट कर दी। मेरी खेती, जो मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद हासिल की थी, वह ऐसे ही चली गई। मैं म्यू चेन, जो बहुत समय तक ऊंचा और शक्तिशाली था, लंबे समय से अब एक अपंग में बदल गया है। तभी मुझे समझ आया कि ये दुनिया कितनी विशाल है। हम एजियो ड्रैगन कंट्री के लोग कुएं के नीचे से आकाश को देख रहे मेढक हैं। अध्याय 38 चू फैंग। हाँ, उन लोगों की नजर में हम सिर्फ एक मेढक हैं। वे हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं और हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने की शक्ति भी नहीं है। हम उन्हें केवल वही करते हुए देख सकते हैं जो वे चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे खेती योग्य जीवन को नष्ट कर दिया और मुझे एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति से अपंग बना दिया। एजियो ड्रैगन कंट्री ग्रैंड जिया साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सबसे छोटे देशों में से एक है। कई बड़े देश हैं जो ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। वे देश मेरे एजियो ड्रैगन कंट्री से 2 या 3 गुना बड़े हैं। आप जो मेरे अंतिम शब्द पढ़ रहे हैं जो मैंने यहाँ छोड़े हैं, मुझसे एक अनुरोध है। चिंता न करें, मैं आपसे मेरे लिए बदला नहीं लेना चाहता। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप बहुत लगन से काम करें और एक दिन वहां ग्रैंड जिया साम्राज्य में जाएं और मेरे एजियो ड्रैगन देश का नाम साम्राज्य के चारों ओर गूंजे, ताकि वहां के विशेषज्ञ हमें नीचा दिखाने की हिम्मत न करें। इन शब्दों को पढ़ने के बाद कि एजियो ड्रैगन कंट्री के एकमात्र मार्शल कलाकार, जिन्होंने कभी मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर साधना हासिल की है, ये जियो और झाओ यूफेई दोनों ने एक लंबी आह भरी। मुख्य रूप से ये जियो, भले ही वह पहले से ही प्राचीन पिल भगवान की यादों में विलीन हो चुका था, फिर भी उसे पता नहीं था कि एजियो स्काई महाद्वीप कितना विशाल था। झाओ यूफेई की नज़र से वह उस पत्र को पढ़ने के बाद बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुई जो इस मकबरे के मालिक ने अपने ताबूत में छोड़ा था। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही कई बड़े देशों और ग्रैंड जिया साम्राज्य के बारे में जानती है।
लेकिन ये जियाओ के लिए ये पहली बार था जब उसने सुना कि एजियो ड्रैगन कंट्री के अलावा कई अन्य देश भी थे और ग्रैंड जिया साम्राज्य के बारे में भी। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वही ये है कि एजियो ड्रैगन कंट्री ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कई देशों में से सबसे छोटा देश है। इसका मतलब यह है कि जैसा कि कब्र के मालिक ने कहा था, वह एक मेढक था जो कुएं के नीचे से आकाश की ओर देख रहा था। न केवल वह बल्कि एजियो ड्रैगन देश के सभी लोग ऐसे ही थे। उन्हें नहीं पता कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। इससे उनका दायरा विस्तृत हुआ। पत्र पढ़ने के बाद दोनों ने इस कब्र के मालिक के ताबूत की ओर सिर झुकाया और वापस बड़े हॉल की ओर चलने लगे। तो फिर यहां से जाने के बाद क्या करने का इरादा है? जैसे ही वे चल रहे थे, झाओ यूफेई ने अचानक ये सवाल पूछा। ये जियाओ ने अपना सिर उठाया और सीधे उस अंधेरी गुफा की दिशा की ओर देखा जहां से वे यहां आए थे और कहा, मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूं जो 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार ने मिलकर आयोजित की थी। मैं योजना बना रहा हूं 5 महान संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करना। अब ज्यादा समय नहीं बचा है जब प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। क्या आप जानते हैं कि 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार ने ये प्रतियोगिता क्यों आयोजित की? झाओ यूफेई ने अपना सिर हिलाया और कुछ सोचने के बाद उसने एक बार फिर दूसरा सवाल पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या इसमें कुछ खास है? झाओ यूफेई को सुनकर ये जियो ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? झाओ यूफेई ने उसे एक शरारती मुस्कान दी। उसे इस तरह व्यवहार करते देख अब ये जियाओ को भी लगने लगा कि यह प्रतियोगिता उतनी सरल नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है। ये जियाओ को इसके बारे में परेशानी महसूस होने लगी और वह चुप नहीं रह सकी और उससे पूछा, क्या वे इस प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को भर्ती करने की योजना नहीं बना रहे हैं? हाँ, वे इस प्रतियोगिता से मिलने वाले सर्वोत्तम शिष्य को भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। सर्वोत्तम शिष्य? झाओ यूफेई ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसके प्रश्न का उत्तर देते समय उसने 2 शब्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया और इसे 2 बार कहा। सर्वश्रेष्ठ शिष्य। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये जियाओ ने फिर उसकी ओर देखा। जैसे ही वह दोबारा पूछने ही वाला था, उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सावधान रहें, कोई यहां आ रहा है, झाओ यूफेई ने धीमी आवाज में उससे कहा। वे इस समय पहले से ही अंधेरी गुफा में हैं, इसलिए वे दोनों आगे चलना बंद कर दिए और एक कोने में छिप गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कदमों की आवाज भी तेज होती जा रही थी। थोड़ा समय बीतने के बाद अंधेरी गुफा में 3 आकृतियां दिखाई दी। एक आगे चल रहा था और 2 पहले वाले के पीछे से चल रहे थे। ये तीनों नवयुवक थे और सबकी उम्र 20 के आसपास थी। जो युवक आगे चल रहा था उसके हाथ में आग का गोला था जिससे उन्हें इस अंधेरे में देखने में मदद मिली। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अग्नि प्रकार की मार्शल आर्ट सीखी थी और उसके हाथ में आग का गोला उसी अग्नि प्रकार की मार्शल आर्ट से बना था। यह अच्छा था कि ये जियो और झाओ यूफेई दोनों एक कोने में छिपे हुए थे जो उस रास्ते से कुछ दूरी पर था जहां 3 युवक चल रहे थे। ये वरिष्ठ भाई चू फैंग है, झाओ यूफेई ने बहुत धीमी आवाज में कहा। ओह हाँ, चूंकि वह आपका वरिष्ठ भाई है तो उसे हेवन स्वॉर्ड संप्रदाय से कोई होना चाहिए। ठीक है, ये जियो ने पूछा। हाँ, हम एक ही संप्रदाय से हैं और अन्य 2 व्यक्ति भी एक ही संप्रदाय से हैं जो वरिष्ठ भाई चू के पीछे चल रहे हैं। झाओ यूफेई ने सिर हिलाया और कहा, क्या वह शक्तिशाली है? उसका साधना क्षेत्र क्या है? मार्शल किंग दायरे का पहला चरण। क्या? मार्शल किंग दायरे का पहला चरण। वह बहुत युवा दिखता है, शायद 26 या 27 साल का, और वह पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट है जो मार्शल किंग दायरे तक पहुंच चुका है। ये जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने वाला युवक मार्शल किंग दायरे का विशेषज्ञ है। भले ही वह मार्शल किंग दायरे के पहले चरण में ही है, लेकिन बात यह है कि उसके सामने वाला आदमी केवल 20 वर्ष के आसपास का है। अध्याय 39 कब्र से बाहर निकलना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अब तक कोई मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा हो। सिल्वर मून संप्रदाय का संप्रदाय नेता वह व्यक्ति था जिसने मार्शल किंग क्षेत्र भी हासिल किया था, लेकिन वह पहले से ही एक बूढ़ा व्यक्ति था।
दूसरी ओर झाओ यूफेई के इस वरिष्ठ भाई के पास पहले से ही अपने 20वां दशा में मार्शल किंग दायरे की खेती है। वरिष्ठ भाई चू, आपको क्या लगता है कि यह रास्ता हमें कहां ले जाएगा? जिस युवक के हाथ में आग का गोला है उसने सिर घुमाकर पूछा। मुझे नहीं पता। शायद इस गुफा से बाहर निकलने के बाद हमें कब्र के मालिक का असली खजाना मिल जाए। चू फैंग, जो पीछे चल रहा था, ने गंभीर दृष्टि से कहा। जब वे तीनों खजाने की खोज कर रहे थे तो उन्हें फिर से पत्थर की मूर्ति मिली। पत्थर की मूर्तियां मिलना कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्हें मकबरे के बड़े हॉल में बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां मिल चुकी हैं। अजीब बात यह थी कि वे इधर उधर घूम रहे थे और साथ ही जो भी लोग उन्हें दिख रहे थे उन पर हमला कर रहे थे। पहली बार जब उन्होंने हॉल में पत्थर की मूर्तियां देखीं तो सभी पत्थर की मूर्तियां बिना किसी हलचल के असली मूर्तियों की तरह थीं। लेकिन आधे घंटे बाद ही जब सभी लोग खजाना ढूंढने निकले तो ये पत्थर की मूर्तियां इधर उधर घूमने लगीं और इतना ही नहीं, जो भी लोग इनके सामने आए उन पर हमला कर दिया। सबसे कमजोर पत्थर की मूर्ति के पास मूल कोर क्षेत्र के पहले चरण की ताकत थी और उनमें से सबसे मजबूत के पास मार्शल किंग क्षेत्र के पहले चरण की ताकत थी। चू फैंग और उनके 2 अनुयायियों की किस्मत वाकई खराब थी। वे सबसे मजबूत पत्थर की मूर्ति और उसके पीछे चल रही कई अन्य मूर्तियों से टकराए। उन पत्थर की मूर्तियों के साथ भयंकर लड़ाई के एक दौर के बाद चू फैंग और अन्य 2 युवक उनमें से कई को नष्ट करने में कामयाब रहे, जिनमें सबसे मजबूत पत्थर की मूर्ति भी शामिल थी, जिसमें मार्शल किंग दायरे की ताकत थी। निस्संदेह ये चू फैंग ही था जिसने सबसे शक्तिशाली को मार डाला। पत्थर की मूर्तियों से लड़ाई के बाद चू फैंग और अन्य 2 युवक उन पत्थर की मूर्तियों द्वारा छोड़े गए निशानों का पता लगाते हुए एक बार फिर बड़े हॉल में लौट आए। वहां उन्हें लोहे का दरवाजा मिला जो अभी भी कई पत्थर की मूर्तियों द्वारा संरक्षित था। उन्होंने उन सभी को नष्ट कर दिया और उन्हें नष्ट करने के बाद उन्होंने लोहे का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि दरवाजे की चाबी अभी भी लोहे के दरवाजे के की होल में थी। दरवाजा खोलकर वे अंदर घुस गए और अंधेरी गुफा में आ गए। सावधान रहें, मुझे लगता है कि हमसे पहले ही कोई यहां आ चुका था, क्योंकि गेट पहले ही खुला हुआ था और दसियों पत्थर की मूर्तियां बाहर पहरा दे रही थीं। चू फैंग ने कुछ देर तक कुछ सोचा और अन्य 2 युवाओं से कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई चू, हम सावधान हैं। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और वे तीनों आगे बढ़ गए। केवल जब वे ये जियो और झाओ यूफेई की नजरों से ओझल हो गए तो वे दोनों रास्ते पर लौट आए और हॉल की ओर चलने लगे। बाहर आकर उन्होंने एक बार फिर खुद को हॉल में पाया, लेकिन जब पहली बार अंदर दाखिल हुए तो यहाँ सब कुछ पहले से अलग था। यहाँ का प्रत्येक स्थान तीव्र युद्ध का संकेत दे रहा था। हर जगह पत्थर की मूर्तियों के टुकड़े और कई लोगों की लाशें थीं जो यहाँ किसी प्रकार के खजाने की तलाश में अपनी किस्मत आजमाने आए थे, जो उनके जीवन को आसान बना सके और उन्हें मजबूत बनने में मदद कर सके। मिस झाओ, मुझे लगता है कि हमें अब ये कब्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारा सारा फायदा बहुत हो गया है। ये जियाओ ने हॉल में हर जगह देखा और कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हमें चले जाना चाहिए। कौन जानता है कि वे पत्थर की मूर्तियां कब यहाँ वापस आएंगी। अगर वे सचमुच वापस आ गईं, तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। झाओ यूफेई ने सहमति में अपना सिर हिलाया और उसके बाद वे दोनों बाहर की ओर चल पड़े। 10 सांसों के बाद वे दोनों एक बार कब्र से बाहर निकले और रिवरसाइड सिटी की ओर चल दिए। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे से अपनी राहें अलग कर लीं। झाओ यूफेई सिटी लॉर्ड मैंशन में वापस चला गया और ये जियो प्लाजा की ओर चला गया, जो रिवरसाइड सिटी के केंद्र में था, जहां 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार ने मिलकर एक टेलीपोर्टेशन सकल बनाने के लिए निवेश किया था, जो सीधे शाही शहर से जुड़ा हुआ है। प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ 1 सप्ताह बचा था। वह टेलीपोर्टेशन सकल का उपयोग करने और उस पर खड़े होने के लिए भुगतान करता है। वहां मौजूद गार्ड और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। शाही शहर में एक साथ कुल 10 लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वहां केवल 8 लोग थे, इसलिए गार्ड 2 और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। टेलीपोर्टेशन सकल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग करता है और एजियो ड्रैगन कंट्री में स्पिरिट स्टोन बहुत दुर्लभ हैं। इस हद तक दुर्लभ कि आमतौर पर दूसरे दर्जे के संप्रदाय भी इसे वहन करने में सक्षम नहीं होते।
इसलिए जो गार्ड टेलीपोर्टेशन सर्कल की सुरक्षा कर रहे थे, उन्हें उनके वरिष्ठों द्वारा निर्देश दिया गया था कि उन्हें टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग केवल तभी टेलीपोर्ट करने की अनुमति है जब वहां 10 लोग हों, अन्यथा नहीं। दूसरा विकल्प भी था और वह ये था कि यदि कोई व्यक्ति लापता लोगों की संख्या के लिए भुगतान करता है तो क्या वह टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग टेलीपोर्ट करने के लिए कर सकता है। आमतौर पर ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो लापता लोगों की संख्या के लिए भुगतान करने को तैयार हों। कुछ देर इंतजार करने के बाद 2 लोग और आए। एक अधेड़ उम्र का आदमी था और दूसरा पीठ पर तलवार लटकाए एक सुंदर युवक था। वह युवक ये जियाओ की ही उम्र का था, लेकिन वह शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। यहां तक कि ये जियाओ भी उस युवक से निकलने वाली आभा से प्रभावित था। ये जियाओ ने कुछ देर विचार किया और आश्वस्त हो गया कि यदि उसने उस युवक से लड़ाई की तो निश्चित रूप से उसकी ही हार होगी। जब वह युवक आया तो वह अन्य सभी लोगों के साथ टेलीपोर्टेशन सर्कल पर खड़ा हो गया। उसने वहां खड़े किसी भी शख्स की तरफ देखा तक नहीं। अब चूंकि यहां 10 लोग मौजूद थे, गार्ड ने उन्हें इंपीरियल सिटी में टेलीपोर्ट कर दिया। अध्याय 40 एजियो ड्रैगन कंट्री की प्रतिभा। अंडस्को शाही शहर अंडस्को। एक स्थान पर बहुत से लोग एकत्र होकर बहुत शोर मचा रहे थे। टेलीपोर्ट के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतार थी। यह एक बड़ा प्लाजा था जहां 2 टेलीपोर्टेशन सर्कल देखे जा सकते थे। एक टेलीपोर्टेशन सर्कल से लोग इंपीरियल सिटी आ रहे थे और दूसरे टेलीपोर्टेशन सर्कल से लोगों को दूसरे शहर में टेलीपोर्ट किया जा रहा था। टेलीपोर्टेशन सर्कल पर एक रोशनी चमकी जहां से लोग इंपीरियल सिटी आ रहे थे। युवा और वृद्ध 10 लोग अचानक वहां प्रकट हुए। ये जियो और समूह था। प्रकाश की एक चमक के साथ उन्हें टेलीपोर्ट किया गया और 1 सेकंड के भीतर वे यहां इंपीरियल सिटी में पहुंच गए। लोगों की भीड़ के साथ साथ टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतार को देखकर ये जियाओ और 2 अन्य व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये स्पष्ट था कि वे 2 अन्य व्यक्ति भी पहली बार यहां आए थे। वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो और नीचे उतरो। टेलीपोर्टेशन सर्कल से जल्द ही लोगों का एक और समूह यहां आएगा। टेलीपोर्टेशन सर्कल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गार्ड में से एक चिल्लाया। तभी ये जियाओ और बाकी 2 आदमी वापस होश में आए। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि टेलीपोर्टेशन सर्कल पर केवल वे 3 ही खड़े थे और उनके अलावा बाकी सभी लोग पहले से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि सभी लोग पहले ही जा चुके थे। ये जियाओ समेत वे लोग जल्दी से नीचे उतरे और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लोगों की भीड़ में जा घुसे। थोड़ी सी मशक्कत के बाद जब ये जियाओ लोगों की भीड़ से बाहर आया तो उसके सामने जो था उसे देखकर वह फिर से दंग रह गया। फिलहाल वह एक सड़क के बीच में खड़ा था और उसके आसपास हर जगह लोगों की हलचल थी। इंपीरियल सिटी ने भूमि के विशाल विस्तार को घेर लिया। बहुत से लोग इधर उधर टहल रहे थे। किसी दुकान में कोई घुसता है तो कोई बाहर निकलता है। वहां के सभी लोगों का सर्वत्र कोलाहल मच गया। कुछ क्षण बाद ये जियो पंजीकरण की जगह और प्रक्रिया के बारे में पता लगाने के लिए एक यादृच्छिक छोटी दुकान की ओर चला गया। अपनी इच्छित जानकारी प्राप्त करने के बाद वह एक सराय में आया और उसमें प्रवेश किया। उसे प्रवेश करते देख लगभग 20 वर्ष की एक युवा महिला चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी और बोली, प्रिय अतिथि, आपका स्वागत है। क्या आप एक कमरा किराए पर लेना चाहते हैं या आप बस कुछ खाना चाहते हैं? मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूँ, ये जियाओ ने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया। एक रात के लिए एक कमरा किराए पर लेने की लागत 100 रुपये है। सबसे पहले आपको यहाँ जितने दिनों तक रहने की योजना है उसके अनुसार कीमत चुकानी होगी, और किसी कारण से यदि आप इसके बाद भी यहाँ रहने जा रहे हैं आपकी देय तिथि, फिर आपको उसी के अनुसार भुगतान करना होगा। उस युवती ने, जो इस सराय में काम करती प्रतीत होती है, उसे सराय की प्रक्रिया के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर ये जियाओ आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि केवल एक रात के लिए 100 चांदी के सिक्के देने पड़ते थे। हेवनली पल के साथ उसकी आकस्मिक मुठभेड़ से पहले 10 चांदी के सिक्के भी उसके लिए बहुत अधिक थे। और यहाँ इंपीरियल सिटी में एक यादृच्छिक सराय जिसे उसने रहने के लिए चुना, उसकी कीमत केवल एक रात के लिए 100 चांदी के सिक्के है।
लेकिन अब उसे चांदी के सिक्कों या यहाँ तक कि सोने के सिक्कों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद की निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की एक खदान थी। उसने उसे 10 दिनों तक यहाँ रहने की कीमत के रूप में 10 सोने के सिक्के दिए। पैसे मिलने के बाद वह युवती उसे सराय की दूसरी मंजिल पर ले गई और एक निश्चित कमरे की ओर चल दी। उसने कमरे का गेट खोला और उसे अंदर आने दिया। जब ये जियाओ ने कमरे में प्रवेश किया तो युवती ने कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। ये जियाओ ने सिर हिलाया। वह युवती पीछे मुड़कर पहली मंजिल पर लौट आई। जब वह चली गई तो ये जियाओ ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एक लंबी झपकी लेने की योजना बनाई। वह अपने आखिरी साहसिक कार्य से पहले से ही बहुत थका हुआ था, इसलिए थोड़े समय के बाद ही उसे नींद आ गई। जब वह फिर उठा तो दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठा और स्नान करने लगा। जब सब कुछ हो गया तो वह सराय की पहली मंजिल पर आ गया, जो पहले से ही कसकर भरी हुई थी क्योंकि हर कोई दोपहर के भोजन के लिए यहाँ आया था। वह कुछ देर वहीं किनारे खड़ा होकर इंतजार करता रहा और जब एक मेज खाली हो गई तो वह उसकी ओर चल दिया और बैठ गया। कुछ ही देर में एक महिला परिचारक ने ये जियाओ का स्वागत किया और उसे एक मेनू दिया और कहा, अतिथि, आप क्या खाना चाहते हैं? ये जियाओ ने मेनू नहीं लिया लेकिन कहा, मेरे लिए अपनी सराय के सभी विशेष व्यंजन और बढ़िया वाइन का एक जग लाओ। हाँ। महिला परिचारक ने पीछे मुड़कर जाने से पहले सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। कुछ ही समय में मेज पर अच्छी शराब और स्वादिष्ट भोजन रखा गया। जब खाना परोसा गया तो उसने खाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों का एक छोटा हिस्सा कुछ निजी मामलों पर चर्चा कर रहा था, जबकि यहाँ के लोगों का बड़ा हिस्सा 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहा था। क्या आप जानते हैं, मैंने सुना है कि जू किंग भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। क्या सच में? हाँ, तुम क्या जानते हो? वह जू किंग एक दुर्लभ प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार है और हमारे पूरे एजियो ड्रैगन देश में केवल एक ही व्यक्ति उसे प्रतिद्वंद्वी बना सकता है या उससे आगे निकल सकता है। कौन? स्वाभाविक रूप से ये लिन हाओ है। लिन हाओ कौन है? आप वास्तव में लिन हाओ को भी नहीं जानते। वह हमारे एजियो ड्रैगन कंट्री की एक अद्वितीय प्रतिभा है। अपनी उम्र के शुरुआती वर्ष में वह एक सामान्य बच्चे की तरह था जो धीमी गति से अभ्यास करता था, लेकिन जब वह 14 वर्ष का हुआ उसने अचानक किसी भी अन्य की तुलना में बहुत तेजी से साधना करना शुरू कर दिया।